देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर के बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी कर दिया। राहुल गांधी ने 10 मिनट का एक वीडियो जारी किया और कहा कि ये जो बच्चे हैं जो नीट पेपर में बैठते हैं वो सरकार से ज्यादा जानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे पेपर लीक हो रहा है, कहां से पेपर आ रहा है, कहां पर पेपर जाकर के बिक रहा है। सरकार को एक नई व्यवस्था खड़ी करनी होगी। सेना के पीछे सरकार नहीं छिप सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दो टूक कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जवाबदेही के पेपर लीक नहीं रुकेंगे और यही एक लाइन वो सरकार के ऊपर बहुत भारी है। धर्मेंद्र प्रधान लगातार कह रहे हैं कि जिम्मेदारी मेरी है, भावुक हो जाते हैं, फिर कड़े अंदाज में कहते हैं, लेकिन इस्तीफे की कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट यूजी यानी फिर से जो री एग्जाम होना है, क्या उसका पेपर तो लीक नहीं हो जाएगा? सेना के हाथों में व्यवस्था क्यों दी जा रही है? क्या सरकार लाचार और बेबस हो चुकी है? सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ में गुरदीप सप्पल साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था, आपने भी जरूर देखा होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा कि बिना जवाबदेही के तो पेपर लीक रुकेंगे नहीं। यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, और दूसरी तरफ ये नीट का पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी वो जा रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना के पीछे सरकार ना छुपे। क्या वाकई जिस तरीके से राहुल गांधी प्रेशर बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस्तीफा होकर के रहेगा? शुक्रिया धर्मेंद्र जी। देखिए, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लाखों लाख छात्रों का भविष्य को साथ खिलवाड़ किया गया है और राहुल गांधी ने जो बार बार बात बोली है कि इस्तीफा देना होगा और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इसकी जांच करेगी। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की आज एक लाइन से साबित हो जाता है कि उन्होंने पूछा यूपीएससी में ऐसा क्यों नहीं होता। ये जो सवाल है एक लाइन का, इस सवाल में ही सारे जवाब छुपे हैं। क्योंकि एनटीए जो बनाया, जो पूरी एजेंसी बनाई है, वो एजेंसी इस तरह से बीजेपी की सरकार ने बनाई है कि उसके अंदर ये चीज होना किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है। ये खामियां जो है उसके अंदर इस तरह से समाई है कि कोई रोक नहीं सकता। आप एक बात को समझिए, एनटीए जब बनना था तो ये लगातार ये सुझाव दिए गए थे और सुझाव किसी छोटी मोटी हस्ती ने नहीं दिए थे। 7 आईआईटी के डायरेक्टर्स की कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा कि एनटीए को पूरे देश के अंदर एग्जाम करना है और ये एग्जाम करने के लिए सिस्टम वो बनना चाहिए कि कोई खिलवाड़ ना कर सके, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहे और हर चीज जो है वो उसकी जवाबदेही तय हो। इसके लिए इसको यूपीएससी की तरह एक वैधानिक संस्था बनाना चाहिए। मतलब क्या कि जिस तरह से संविधान में या पार्लियामेंट के कानून के द्वारा संस्था बनती है, उसको पार्लियामेंट के अधिकार से उसको सशक्त किया जाता है, उसके अंदर उसकी अपनी सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। वैसा एनटीए बनाने की बात थी, लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? उसने वो नहीं माना। उसने यूपीएससी की तरह एनटीए को नहीं बनाया। उसने जैसे कोई एनजीओ बनता है ना, कोई सोसाइटी बनती है, एक सोसाइटी की तरह इसको रजिस्टर कर दिया। मतलब इसको ऐसा बना दिया कि एनटीए जो भी करेगा उसकी कोई जांच नहीं कर सकता। एनटीए जो भी करेगा उसका कोई ऑडिट नहीं कर सकता। एनटीए जो भी कर रहा है उसमें किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं हो सकती है। एनटीए जो भी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, चाहे वो पेपर सेटिंग के काम हो, चाहे वो वेंडर जो ठेके दिए जाते हैं उसके काम हो, चाहे वो डेटा की आज के जमाने में सुरक्षा की बात हो, कोई भी काम हो, सेंटर किसका कहां पड़ेगा, ये सारे काम इसकी पारदर्शिता इन्होंने खत्म कर दी। क्योंकि क्योंकि अगर यूपीएससी जैसी संस्था बननी थी धर्मेंद्र जी, तो उसके अंदर उसके परमानेंट एम्प्लॉय होते, उसके अंदर नियम कानून होते, सीएजी हर साल उसकी ऑडिट करता, संसद में उसकी जवाबदेही होती। ये सब नहीं किया उन्होंने। उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी बना दी जो सारे काम ठेके पे कराती है। आप जानते हैं, लाखों बच्चों के पेपर होते हैं, पेपर का सेटिंग ठेके पे होती है, पेपर की प्रिंटिंग ठेके पे होती है,
पेपर की डिलीवरी ठेके पे होती है, डाटा प्रोटेक्शन का काम भी ठेके पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स को। ये व्यवस्था क्यों बनाई है बीजेपी ने? आपको मालूम नहीं था कि इस देश के अंदर एग्जाम कैसे होते हैं? कोई पहली बार एग्जाम हो रहे थे? आपके पास 60-70 साल का अनुभव था ना यूपीएससी का। आपने उस पैटर्न को तोड़कर एक व्यवस्था बनाई क्योंकि अपने लोगों को ठेके देने थे, अपने लोगों को काम देना था और एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी बीजेपी ने जिसमें किसी की कोई जवाबदेही ना हो। यानी यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी ये जो पेपर लीक हुआ, इससे तो ये मामला चर्चा में आया है, वाकई बहुत सड़ी गली अंदर की व्यवस्था है, ठेके पर सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, पेपर लीक तो केवल एक गलती के रूप में आपको नजर आ रही है, वो गलती नहीं है। दुनिया में कोई भी देश होता है, अगर वहां पे कोई सेंसिटिव काम करने की संस्था बनाई जाती है, सेंसिटिव काम अलग अलग ढंग के हो सकते हैं ना, तो सेंसिटिव काम की पहली शर्त क्या होती है धर्मेंद्र जी? कि उसकी गोपनीयता बरकरार रहे। गोपनीयता बनाए रखने के लिए पहली शर्त क्या होती है? कि एक क्लोज टीम उस काम करती है। वो काम जो है एक ऑफिस के अंदर एक टीम होती है, परमानेंट होती है, उसको साल दर साल अनुभव प्राप्त होता है और वो टीम बाहर की दुनिया के साथ नहीं होती है, वो गोपनीय ढंग से सारे काम करती है। ये तो बेसिक समझ है गोपनीयता बनाए रखने के लिए। ये काम यूपीएससी करती है। लेकिन यहां पे इन्होंने सिस्टम वो बनाया कि जब आप हर काम ठेके पे कराओगे, तो गोपनीयता रहेगी क्या? आज टेक्नोलॉजी के जमाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लीकेज होगा ना। और ये जो एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, ये इस इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अंदर से जो ठेके वाली प्रक्रिया पूरी है, जो पूरी ठेका पर था, इसके अंदर घुसा दी गई है, तो अब सेना को भी ले आओगे तब भी इलाज संभव नहीं है। अरे सेना की तो आड़ ली जा रही है। मतलब क्या आप पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन रहे हैं कि एक एग्जाम कराने के लिए भारत की वायुसेना, भारत की सेना का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि हम बहुत सीरियस हैं। आप सीरियस नहीं हो। आपको एनटीए को स्क्रैप करना पड़ेगा, एनटीए की जांच करानी पड़ेगी, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आखिर किस लिए मंत्री ने यूपीएससी जैसी व्यवस्था भंग करके, जिसके जो पूरे सजेशन था कि आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए, उसको भंग करके आपने एक सोसाइटी बनाई है और ये पूरी व्यवस्था बनाई है जिसमें सारे काम वेंडर्स को दिए जाएंगे और वेंडर कौन होंगे हम जानते हैं। तो ये व्यवस्था बनाने की प्रॉब्लम है। इस व्यवस्था में लीकेज होनी है। आप एक दिन तो सेना लगा दोगे, क्या हर एग्जाम आज सेना कराएगी भारत की? यही बड़ा सवाल है। क्या हर एग्जाम भारत की सेना कराएगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी सरकार की एक बहुत बड़ा फेलियर इसलिए है क्योंकि ये फेलियर उन्होंने नीतिगत फैसले की वजह से हो रहा है। उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में खामी है। और केवल नीट की बात नहीं है ना, आप सीबीएसई का देख लो। आपने सीबीएसई का पढ़ा आज? सीबीएसई का, हिंदुस्तान की, मैं थोड़ा सा चंद अल्फाज में उसका बता दूं, फिर आप उससे ज़्यादा जवाब दीजिएगा उस पर। सीबीएसई को लेकर के आज एक हिंदुस्तान पेपर की जो रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया कि 3 बार ठेके दिए गए। पहली बार ठेके के अंदर कोई आया ही नहीं, दूसरी बार ठेके में जो आए वो सुटेबल नहीं थे, तीसरी बार जो ठेका दिया गया उसमें ढील दी गई और उसमें भी कम पैसे में किस तरीके से काम हो, इसके लिए जो है वो कोमेट को लाया गया। देखिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग कोई नई चीज नहीं है, दुनिया में 20 साल से की जा रही है। ऑन स्क्रीन मार्किंग में क्या क्या दिक्कत आती है, अगर आप थोड़ा सा भी गूगल पे सर्च करेंगे आपको सब मिल जाएगा कि यूके में क्या दिक्कत आई, किसी और देश में क्या दिक्कत आई। तो जो दिक्कत आज आ रही है, ये दिक्कत तो 20 साल पहले दूसरे देश झेल चुके हैं। तो आज हमारे पास तो उस देश की लर्निंग थी ना कि इसमें दिक्कत क्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन भारत की सरकार ने, मोदी सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उनको इसी साल ओएसएम करना था बिना तैयारी के। अच्छा, और वो ओएसएम भी करना था ठेके बिना, ठेके में कोई कंपनी नहीं आ रही थी, इतने बड़ा देश है, नहीं, इतनी कंपनियां हैं। सवाल सवाल ठेके की बात तो अलग। और खतरनाक बात है कि आप टेंडर फ्लोट करते हो, टेंडर कोई कंपनी पास नहीं करती है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि आपके देश में इस तरह के काम की क्षमता नहीं है इतने बड़े स्केल पे, यही मतलब है। अब वो क्षमता नहीं थी तो आपने टेंडर की कंडीशन को कमजोर कमजोर करते गए। जैसे पहले टेंडर के अंदर था कि सारी कॉपीज की स्कैनिंग बिना पेपर खोले, मतलब बिना स्टेपल पिन हटाए, वो रोबोटिक स्कैनिंग होगी। इससे क्या फायदा होता है
कि बीच में कोई पेपर छूट ना जाए मैनुअल स्कैनिंग में, वो नहीं होना चाहिए, तो रोबोटिक स्कैनिंग होनी चाहिए थी। अब उसपे कोई टेंडर पास नहीं हुआ, तो इन्होंने शर्त ही हटा दी। अब जब रोबोटिक स्कैनिंग की शर्त हटा दी गई है, तो ये स्कैनिंग अब मैनुअली हो रही है, एक-एक पेपर डाल के। और बहुत सारे बच्चे अब देख रहे हैं कि जब उनको पेपर मिला है अभी रिवैल्यूएशन के लिए, उसमें उनकी मार्कशीट में, उनके पेपर में से शीट्स गायब हैं। अब ये तो पूरी दुनिया को पता है, 20-20 साल का अनुभव दुनिया के पास है कि ओएसएम के अंदर मैनुअल स्कैनिंग नहीं की जाती, रोबोटिक स्कैनिंग ही की जाती है। लेकिन इन्होंने उस शर्त को कमजोर कर दिया। किसके लिए किया? एक ऐसी कंपनी पास हुई, 2 कंपनी पास हुई थी, टीसीएस तो बड़ी कंपनी है दुनिया की, लेकिन टेंडर फिर भी मिला कोएम्प्ट को। और कोएम्प्ट कौन है? जिसने तेलंगाना में सेम काम लिया था, 2 बार काम मिला, दोनों बार वो फेल हुए और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। यानी भारत के अंदर एक राज्य सरकार जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करती है, वो कंपनी नाम बदलकर ये ठेका ले लेती है और पूरी सीबीएसई की व्यवस्था में कोई इसको जांचता नहीं है। मैंने ब्यूरोक्रेसी में काम किया है, हम जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं होते, जब तक कि ऊपर से निर्देश ना हो कि फलानी-फलानी कंपनी को काम देना है। एक कंपनी जो ब्लैकलिस्ट हो गई, जो ऑन स्क्रीन मार्किंग एक राज्य के लिए नहीं कर पाई, उसको आपने पूरे देश का काम दे दिया। मेरा इसमें एक सवाल है और साहब। एक और बात, अगर आपको करनी थी ऑन स्क्रीन मार्किंग, इस टेक्नोलॉजी से कोई मतभेद नहीं है, तो आपको भारत के अंदर सरकार को वो अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए थी। उसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो वक्त लगना है लगाना चाहिए था। ये नहीं कि आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दिया और फिर उसको 6 महीने में कहा पूरे देश की आप जो है कर दीजिए, और उसके पूरे में कितने बच्चों के भविष्य बर्बाद कर दिए, बच्चों की आत्महत्याएं हो रही हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, और फिर कॉपी के री इवैल्यूएशन के लिए फीस मांगी जा रही है। भाई अब तो आपको समझ में आ गई ना गलती हो गई, अब तो आपको पता है कि इसमें बहुत गड़बड़ी है, तो बच्चों पे आर्थिक भार क्यों डाल रहे हैं? आप सबकी फीस वापस कीजिए, सबको अपनी कॉपी का एक्सेस दीजिए, हर बच्चा क्यों ना देखे उसकी कॉपी ठीक जांची गई है कि नहीं जांची गई है। ईमेल ही तो करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन उनको बच्चों की परवाह नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो सीबीएसई जो है सारे प्रिंसिपल्स को ईमेल कर रही है कि आप ये रील बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो और बच्चों से करवाओ कि सब कुछ ठीक है। मतलब ये सरकार की हालत है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो ध्यान में इनके नहीं है, लेकिन रील बना के सरकार की इमेज ठीक कैसे की जाए, प्रोपेगेंडा कैसे किया जाए, पूरा फोकस उस पे है। अब बताइए ऐसे शिक्षा मंत्री को, जिसके अंडर में ये फोकस है कि रील बना के सब कुछ ठीक कर दिया जाए, उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन एक सफल साहब सवाल ये है, और ये सवाल में एक शब्द मैं बीजेपी से थोड़ा सा उधार ले रहा हूं, और वो है टूल किट शब्द। और वो टूल किट जो है वो इस वक्त में दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बचा होगा या कोई बीजेपी का कैबिनेट मंत्री बचा होगा जिसने राहुल गांधी को लेकर के एक तकरीबन वही लैंग्वेज है कि कोमेट को तो आपकी राज्य की सरकारें वो भी काम देती रही है, आप क्यों काम दे रहे हैं और आप उसके ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। उल्टा तेलंगाना की सरकार, उसने तो प्रशंसा भी की थी कोमेट की। और जहां तक आप रील की बात कह रहे हैं, उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, देश के जितने भी नामी ग्रामी स्कूल हैं, जितने भी, उन सारे स्कूलों की प्रिंसिपल्स को कहा गया है कि आप वीडियो बनाइए। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑफिशियली कहा गया कैसे है, लेकिन उस सबकी वीडियो सोशल मीडिया पर है और हर कोई जो है वो यही कह रहा है कि नहीं बहुत शानदार काम है, बहुत अच्छा है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने कल शाम को खुद ये कहा कि 40 करोड़ पन्ने हैं तकरीबन, और 40 करोड़ पन्नों के अंदर गड़बड़ी हुई है, वो स्वीकार कर रहे थे। और दूसरी तरफ खुद जो है उसको बैकिंग भी करवाया जा रहा है। तो ये मामला क्या है, समझ से परे है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर के कि भाई आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप इतनी ज्यादा हार देख देख करके एक तरीके से मेंटल अपना, वो खुद कह रहे हैं, मैं उनके, मेरे शब्द नहीं है, कि मानसिक संतुलन जो खो दिया है और इसलिए खींच निकाल रहे हैं, भारत की बढ़ती हुई तरक्की को देख करके खुश नहीं है। और फिर उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि इनको ईवीएम पर भी शक था, ईवीएम पर भी इसी तरीके से सवाल खड़े करते थे, अब ये ओएसएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इनकी खुद की सरकार प्रशंसा करती है। सवाल सीधा सा है, एग्जाम क्या राहुल गांधी ने करवाए?
क्या टेंडर राहुल गांधी ने दिया? क्या एग्जाम में गड़बड़ी राहुल गांधी के कारण हुई? ये तो सरकार के कारण हुई ना। और राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, क्या वो बच्चों का दर्द भी नहीं उठाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार तो ऐसी हो गई है कि वो पीट पीट के, जैसे होता है ना, एक चुटकुला चलता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ा, या बोल दीजिए कि एक भेड़ को पकड़ा, पीट पीट के बोला बोला वो ये शेर है, बोलो ये शेर है। तो आप यही काम जो है प्रिंसिपल से करवा रहे हैं कि आप उनको डरा धमका के ये करवा रहे हैं कि बोलो ये सिस्टम ठीक है, बोलो सिस्टम ठीक है। अरे वो लाखों बच्चे जो रो रहे हैं वो इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एनटीए के जो डीजी हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जाते हैं और कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। वो पेपर लीक नहीं हुआ जिस पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर ऑलरेडी कर रहे हैं। बेशर्मी की हद इससे ज्यादा हो सकती है? अगर पेपर और लीक उन्होंने नहीं ये हो, भी पेपर कहा कि दोबारा क्यों हो रहा सीबीएसई है? कहेगी तो मान लेंगे। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि पेपर तो लीक माफ नहीं तो कीजिए, पेपर सीबीआई। दोबारा क्यों हो रहा है? पेपर दोबारा क्यों कर रहे हैं? अगर इस बेशर्मी को अगर राहुल गांधी लोगों के सामने उजागर करते हैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, सवाल ये कि पढ़ाई और एग्जाम, धर्मेंद्र जी, बहुत ज्यादा नाजुक चीज है। बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा होता है। इस देश में जो नेहरू जी के टाइम से व्यवस्था बनी थी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, नंबर लाएंगे तो तरक्की होगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी आप, हम, हमारे माता पिता, दादा दादी, सब लोग इसी विश्वास के साथ आगे बढ़े। कभी तो ये नहीं होता था ना। तो राहुल गांधी उस परंपरा के वारिस हैं जिस परंपरा के अंदर देश में सिस्टम बने थे जो फेयर थे। कभी भी आपने इन सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं देखा था। कभी कोई लोकल पेपर लीक हो जाता होगा। किसी ने यूपीएससी के एग्जाम के ऊपर कोई फेयरनेस पे क्वेश्चन नहीं लगाया था। किसी ने इंजीनियरिंग के एग्जामों के ऊपर फेयरनेस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। बैंकिंग के पेपर होते थे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था। राहुल गांधी उस परंपरा के वारिस हैं जिन्होंने देश को फेयर सिस्टम दिया कि आप मेहनत करो, सरकार एग्जाम लेगी और सरकार ईमानदारी से एग्जाम लेगी। इन्होंने वो सिस्टम तोड़ा है। वो सिस्टम तोड़कर इन्होंने ठेकेदारी प्रथा वाला सिस्टम लाए ताकि एक अपने लोगों को काम दे सकें, पैसा दे सकें, ठेका दे सकें, और दूसरा अपने लोगों को मदद भी कर सकें। भाई कोई तो वजह होगी कि 2024 में भी हंगामा हुआ। 2024 के हंगामे के बाद दो काम हुए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक कमेटी बनी, राधाकृष्णन कमेटी। उसने 100 से ऊपर सुझाव दिए। उसमें मॉनिटरिंग कमेटी बनी। वो मॉनिटरिंग कमेटी का क्या हुआ आज कोर्ट में भी नहीं बता पाए। दूसरी ओर उसका जो डीजी था जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको वहां से हटाया और आज वो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बने हुए हैं। यानी जो व्यक्ति 2024 में एनटीए की गड़बड़ी का जिम्मेदार था आज वो उनके मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। ये बेशर्मी को नहीं देखें और आप राहुल गांधी पे अटैक करके इसको बचना चाहते हैं तो बच्चे तो समझदार हैं। ये वो बच्चे नहीं है ना जो प्रोपेगेंडा में आ जाएंगे। ये वो बच्चे हैं जिनका दिल रो रहा है धर्मेंद्र जी। ये वो बच्चे हैं जो देख रहे हैं जब ओएसएम की कॉपी उनके हाथ में आ रही है तो वो देख रहे हैं कि उसमें से 3 शीट ही गायब है। वो देख रहे हैं किसी की 2 शीट गायब है। वो देख रहे हैं कि गलत कॉपी भेज दी जा रही है। वो देख रहे हैं किसी के 4 नंबर अनमार्क्ड रह गए हैं, किसी के 5 नंबर अनमार्क्ड रह गए हैं। वो बच्चे खुद देख रहे हैं। तो उन बच्चों का दर्द राहुल गांधी उठाएंगे नहीं, राहुल गांधी जवाबदेही मांगेंगे नहीं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाबदेही मांग ली तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी फ्रस्ट्रेटेड बोल दें। आज बोले कि सुप्रीम कोर्ट के जज फ्रस्ट्रेटेड है, बोले कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो गलत कर रहे हैं जवाबदेही मांगकर। राहुल गांधी पे अटैक करके केवल मुद्दे को भटकाना है इनको और कुछ नहीं करना है। सवाल ये है कि कोएम्प्ट कंपनी है, कोएम्प्ट ने 10 काम किए होंगे। ओएसएम के काम में वो ब्लैकलिस्ट हुई है। अगर कोई कंपनी स्कूटर अच्छा बनाती होगी आप उसको रॉकेट बनाने का ठेका दे दोगे? क्या ऐसा होगा इस देश में? अरे कोई कंपनी जो काम अच्छा करती है वो करती होगी। ये काम उस कंपनी ने खराब किया। ये तेलंगाना में भी खराब किया। इस कंपनी को ठेका देने के लिए आपने 3 बार टेंडर की शर्तें बदली और जब दिया गया
तो आज पूरे देश के बच्चे रो रहे हैं। तो उस कंपनी की तारीफ करने की आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि उस कंपनी को लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला है? हिम्मत कैसे हो रही है ये कहने की कि बच्चे गलत हैं और कंपनी सही है? आज इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि इस सरकार के अंदर, जैसे राजनाथ सिंह जी ने एक बार कहा था, इस्तीफे नहीं होते। उनको मालूम है कि हम कोई गुनाह कर लें, कोई क्राइम कर लें, हमारा इस्तीफा नहीं होगा। और ये जो विश्वास मोदी जी ने, गलत काम करो लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये विश्वास मोदी जी का जो रहा है, उस विश्वास के चलते आज ये बेशर्मी की तरह रीले बनवा रहे हैं प्रिंसिपल से कि सब ठीक है, बेशर्मी की तरह कोएम्ट कंपनी की तारीफ कर रहे हैं और बेशर्मी की तरह पूरे सिस्टम को जो बिगाड़ दिया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल भी मेरा यहीं से है आप इसे कि जब इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, इतनी सारी बातें आ चुकी हैं, मतलब अगर हम कायदे से बैठ करके बताने लगे तो मुझे लगता है 3-4 घंटे या 5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद, जब इतने लूप्स सामने आ चुके हैं, उस सब के बावजूद मैं बीते 24 घंटे की अगर खाली बात करूं तो कल मैं देख रहा था, पहले एएनआई, पीटीआई और इन एजेंसियों को बुला करके धर्मेंद्र प्रधान ने स्टेटमेंट दी। उसके बाद में लाइन लगा करके उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, लाइन लगा करके एडिटर्स और बड़े बड़े एंकर्स उनके बंगले के बाहर खड़े हुए हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने बुलाया है तभी तो आए हैं। तो वो तो एक तरीके से लाइमलाइट में है इस वक्त में। मतलब जहां जिस आदमी को इस वक्त में सवाल वो सामना ना कर पाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी, वो लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अभी जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, सेना के हवाले एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी कर दी गई है। तो ये आपको लग रहा है कि बस ये कुछ दिन का आक्रोश है और उसके बाद में, क्योंकि इस बीच में एक पार्टी बन गई कॉकरोच पार्टी, हालांकि जमीन पर तो उतना असर नहीं हुआ लेकिन ऑनलाइन उसका असर काफी है। कांग्रेस का मैं देख रहा हूं अलग अलग राज्यों में, तेलंगाना से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पर प्रोटेस्ट जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो कोई पहला बड़ा इस्तीफा वो देश देखेगा या फिर अभी भी ये तो गाड़ी यूं ही चलेगी? देखिए, आमतौर पर लोकतंत्र कहते हैं ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मोदी सरकार के लिए लोकतंत्र है ऑफ द प्रोपेगेंडा, फॉर द प्रोपेगेंडा, बाय द प्रोपेगेंडा। वो प्रोपेगेंडा पे जिंदा रहते हैं। अभी भी उन्होंने जो जड़ है उस पे काम करने की बजाय प्रोपेगेंडा पे फोकस किया है। जड़ क्या है? जड़ ये है कि इस देश के अंदर रिकमेंडेशन थी कि आप यूपीएससी जैसा एक संस्था बनाओ, एनटीए। जड़ ये है कि आपने वो सजेशन को खारिज कर दिया और आपने एक सोसाइटी बना दी, जो सोसाइटी सब काम ठेके पे कराती है। वो ठेका इन्हीं के लोगों को मिलता है और वो सिस्टम इन्होंने पूरा बिगाड़ा है। ये है जवाबदेही इनकी। ये कोई संयोग नहीं है। और जब आपने सिस्टम बिगाड़ा है, और अनजाने में नहीं बिगाड़ा, जानबूझ के बिगाड़ा, क्योंकि आपके सामने आईआईटी डायरेक्टर्स की कमेटी की रिपोर्ट थी कि सही सिस्टम कैसे बनना है। वो रिपोर्ट आपने कूड़े में डाली और बदले में नया सिस्टम बनाया जो कि उस रिपोर्ट के खिलाफ था। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत आपने इस देश के एग्जाम लेने के सिस्टम को कमजोर किया, उसको ठेकेदारी व्यवस्था में बदला। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है कि एनटीए में किसी व्यक्ति ने जो है चोरी करके, पैसा लेके, करप्शन करके लीक कर दिया। नहीं, आपने वो सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के अंदर ये लीक संभव है। आपने वो सिस्टम बनाया जो सिस्टम पहले के 60-70 साल के सिस्टम को उखाड़ के फेंक देता है, जिसमें देश का विश्वास था। और आपने वो सिस्टम बनाया जिसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। आज इतने दिन के बाद, चाहे 24 की बात हो, चाहे 26 की बात हो, एनटीए में जिसने गड़बड़ की है, किसी का नाम आपके सामने नहीं आया है। आया किसी का नाम? क्योंकि बीजेपी ने सिस्टम वो बनाया, बीजेपी की सरकार ने, कि लोगों के नाम सामने ही ना आ पाए। 8-10 लोग पकड़े हैं। सर, वो लोग जो पकड़े हैं वो एनटीए के सिस्टम के तहत लोग नहीं है। ये सिस्टम जिसने खराब किया है वो कौन थे? जिन्होंने यूपीएससी के सिस्टम को किनारे करके नया सिस्टम बनाया जो हर काम ठेके पे करता है, वो लोग कौन थे? जो डीजी थे पिछली बार, उनको तो आपने सलाहकार बना दिया। तो इसकी जवाबदेही तो फिक्स होगी, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। इस देश के अंदर आपने कॉकरोच पार्टी की बात की, कॉकरोच पार्टी क्यों एकदम से
नाम एकदम चला और एकदम से लोग जुड़े इससे। गुस्सा है लोगों के मन में, गुस्सा है, वो देख रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और सिस्टम आपका जो है हमारी मेहनत पे पानी फेर रहा है। उस युवा के अंदर गुस्सा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो उन्होंने बाद में अपनी बयान बदला, लेकिन शुरू में यही बयान था कि बेरोजगार कॉकरोच है। तो आप जो है बेरोजगारों को क्राइम बता रहे हैं या उनको एक घिनौना अस्तित्व बता रहे हैं, और यहाँ पे आप उनकी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं और कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई जिम्मेवारी तय नहीं होगी। जो जिम्मेवारी पिछली बार तय हुई उसको आपने पुरस्कृत करके मुख्यमंत्री के ऑफिस में भेज दिया। तो ये इसकी जवाबदेही तो फिक्स करनी होगी ना। और राहुल गांधी अब इस्तीफे की मांग इसीलिए कर रहे हैं और इस्तीफा होके रहेगा। देखिए, इस देश में बच्चों के साथ आपने खिलवाड़ किया, होगा इस्तीफा। इस्तीफा होके रहेगा धर्मेंद्र जी, कहाँ क्योंकि हुआ है? इस अभी तक तो देश किसी के का नहीं हुआ। अभी तक क्या है कि इस देश में ना प्रोपेगेंडा चल रहा था। अब धीरे-धीरे देश के सामने इनकी कलई खुल चुकी है। इकोनॉमी डूब चुकी है। बेरोजगारी आज बहुत है। शिक्षा व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दी है। सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं। किसी बात का इनके पास जवाब नहीं है। इनकी विदेश नीति फ्लॉप हो गई है। आज इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको इनका प्रोपेगेंडा भी ठीक साबित कर सके। मेरा सीधा सा सवाल है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा के दम पे मोदी सरकार अपनी कमियों को छुपा जाती थी 10-12 साल से, क्या नीट और सीबीएसई के मामले में उनका ये प्रोपेगेंडा सफल हुआ है? ये मेरा सीधा सा सवाल है आपके दर्शकों से। अगर उनका प्रोपेगेंडा इस बार विफल हो गया है, उसकी वजह है कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, और अगर ये इस्तीफा नहीं लेंगे तो आप यकीन मानिए कि गाज एक मंत्री पे नहीं, पूरे बीजेपी की सरकार पे गिरेगी, मोदी सरकार पे गिरेगी। ये बच्चे इस बात को भूलने वाले नहीं हैं। और इन बच्चों को मेरा कहना है, आप भारत के बच्चे हैं। आप पूछिए अपने पेरेंट्स से, आप पूछिए अपने दादा-दादी, नाना-नानी से, आप पूछिए अपने रिश्तेदारों से कि इस देश में जब वो पढ़ते थे, तो क्या एग्ज़ाम ऐसे होते थे? इस देश में जब वो पढ़ते थे, तो क्या यूपीएससी पे, बैंकिंग पे कभी क्वेश्चन मार्क लगता था? सीबीएसई के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क लगा? आईसीएसई के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क लगा? ये वो व्यवस्था थी जो नेहरू जी की बनाई व्यवस्था थी, जिसको कांग्रेस ने पाला-पोसा, जिसके अंदर एक फेयरनेस थी, एक ईमानदारी थी। सरकार का काम पक्षपात करना नहीं था, सरकार का काम एक सिस्टम बनाना था, जिसमें लोग मेहनत से अपने को अप्लाई करें और वो सिस्टम निष्पक्षता से उनका मूल्यांकन करे और जिसकी जो जगह है वो जगह उसको दे। ये ठीक है। व्यवस्था टूट गई, ये व्यवस्था मोदी सरकार ने तोड़ दी है। ये अपने परिवारों में बात करके आप पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। इसलिए ये गुनहगार हैं। ये व्यवस्था, ये एक केवल पेपर लीक के गुनहगार नहीं है, उस व्यवस्था को तोड़ने के गुनहगार हैं। जो व्यवस्था निष्पक्ष थी, प्रोफेशनल थी और देश के संविधान, कानून और संसद से जुड़ी थी, जिसके अंदर ऑडिट होता था, जिसके अंदर पारदर्शिता थी। कुल मिलाकर के सवाल यही है और सबसे बड़ा यही सवाल है कि आज देश में चारों तरफ बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, और इस बीच में आग में घी का काम कर रहा है नीट पेपर लीक, सीबीएसई का मुद्दा। क्योंकि बिजली, पानी, इन सारे मुद्दों को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के आप कह देंगे कि ईरान में युद्ध हो रहा है, हम क्या करें। लेकिन नीट पेपर और सीबीएसई एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के सरकार अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। अब सवाल आखिरी और सबसे बड़ा यही है कि मोदी जी इस मामले में कुछ करके दिखाएंगे, या फिर अगर कहीं ये दूसरी बार जो री एग्जाम होने जा रहा है ये भी अगर लीक हो गया तो फिर सरकार कैसे इस आक्रोश को संभालेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बड़ी बारीकी से आपने संस्था के अंदर की चीज़ों को जो रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।